हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपके अनुरोध पर जैसा कि आपने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाइए, तो आ गई हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये है आपका 2021। जी हाँ, 2021 में हिंदी में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए थे, किस तरह के गद्यांश आए थे, वो सब कुछ यहां पर डिस्कस करने वाली हूं मैं आपके साथ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और बता दूं मैं आपको कि आपको चिंता करने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यार कहां मिलेंगे बहुत सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कहां मिलेंगे जो हम हाथ में लेकर पढ़ सकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कहां मिलेंगे एमसीक्यूज, सब कुछ कहां होगा। काश कि हमारे हाथ में होता ये सब खजाना तो हम पढ़ पाते। यस, है ना। यस, आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स, ई बुक्स, जिनमें रहेंगे सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करो, फॉर्म फिल करो और जाओ। वहां पर ये पुस्तक, ये बुक्स कर रही हैं आपकी प्रतीक्षा, जो करवाएंगी आपको परीक्षाओं में बेहतरीन तरीके से क्या अव्वल। यस, तो आप अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स आ गई हैं। जल्दी से जल्दी इनको अपलोड कीजिए। हार्ड कॉपी के लिए आप पहले लिंक जो दी गई है उसको क्लिक करो, फिल करो, वहां पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और बुक्स आप तक पहुंचा दी जाएंगी। तो अब चिंता नहीं करना है। और हम तो है ही जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब हुई चिंता कम हुई। वेरी नाइस। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जो कि है 2021 का, जिसमें हम करेंगे पहले गद्य खंड की चर्चा। अर्थात आपको पता है ना कि जो आपकी परीक्षा है वो 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। एक खंड हमारा रहेगा गद्य खंड, मतलब वर्णात्मक या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो रहेगा 40 नंबर का, और दूसरा रहेगा खंड बा, जो रहेगा हमारा 40। तो इस तरह से 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड हमारा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा है, यदि पेपर के माध्यम से हम देखें, पेपर की तरह हम देखें, तो गद्य खंड 40-40 नंबर। अब जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 40 में से 40 नंबर हैं आपके पक्के। तो डरना छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलो, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, बहुत अच्छे से आप समझ सको और ये भी पता लगा पाओ। कहते ना कि इतना सारा मत पढ़ो, सिलेक्ट करके पढ़ो, चयन करके पढ़ो, ताकि इतना सारा समय से अच्छा है कि हम फुल्ली फोकस्ड होकर आराम से उस कंटेंट को पढ़ें जो कि ज्यादा आवश्यक है। तो यही है आपके लिए आवश्यक कंटेंट। और हम चलते हैं अब कि मान 40 नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो जैसे हमारा 40 नंबर का जो पेपर है अभी ये, वो रहेगा आपका कितने मिनट का? 90 मिनट का। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम कर रहे हैं पूर्णांक 40 की बात, विषय है हिंदी। अब हम देखते हैं निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। 40-40 नंबर के ही पेपर आते थे, आपको पता है ना। इससे पहले अभी हुआ है कि भाई साल में या वार्षिक परीक्षा होगी 80 नंबर की। पहले तो टर्म 1, टर्म 2 इस तरह से पेपर हुए थे, इसलिए 2 पार्ट में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। उस समय की बात करूं मैं तो 3 खंड थे, खंड का, खा और गा। खंड का में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 में से 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। और 5वां है खंड खा में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 40 में से 16 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। बेटा इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो जिस तरह का जो पेपर आया था 2021 में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2021 के पेपर की बात, हिंदी के पेपर की बात। खंड गा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 41 से 54 तक सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 में से आपको 5 करना है। ठीक है, इस तरह से आपके 10 दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिए हैं,
और आपको इसमें से आपको 5 करना है, तो आप तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। यदि ये छोड़ दिए हैं तब तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी, तो पहले 5 ही आपके चेक होंगे, चाहे भले ही इनमें से गलत कर दिया हो। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है, ठीक। और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है, एक विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। अब देखो, अपठित गद्यांश जो कि अभी भी है और हमेशा रहेंगे, आपका जो 80 नंबर की परीक्षा होने वाली है, पेपर होने वाला है, उसमें भी है ना। तो अब हम चलते हैं कि प्रीवियस ईयर किस तरह के गद्यांश आए थे। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अपठित गद्यांश नंबर 1 ये है 5 नंबर का। बहुत से विद्वानों और चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश में भी नहीं कर रहे हैं। अभी क्या दिया है इसमें कि सब चिंतकों, मतलब ये बड़ी चिंता है कि क्यों आखिर भारतीय समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ है। नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है, ठीक है। अब यहां पर यह लिखा है कि औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आधुनिकता की ये पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। जितना अधिक हमारा साक्षरता का रेट होगा, हमारा जो पता है ना आपको कि किस तरह से कौन सा देश या कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है, एजुकेटेड है, ठीक है, उसके हिसाब से भी ये देखा जाता है कि हाँ भाई ये समृद्ध है। तो यहां पर यही बताया है कि साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है, ठीक है। सीधी साधी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसरणशील हो और जो टेक ऑफ स्थिति को पार कर चुकी हो, मतलब जो हो चुका है उससे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि उन्हीं रूढ़िवादी विचारों को लेकर बैठे रहें और उन्हीं में बस ऐसे फंसे रहें, आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। बंद समाज वह है जो अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करता। चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो तब भी हमें कुछ नहीं सीखना है, बुरा हो रहा है तब भी हमें कुछ नहीं सीखना है। अरे भाई, जहां से 2 ज्ञान की बातें मिले हमें ग्रहण करना चाहिए, तो अपने माइंड को ओपन करके बैठना है, बंद करके नहीं। जो अपने सदस्यों को भी धन या संस्कृति की दीर्घा में ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता, जो जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है, जो अंधविश्वासी, गतानुगतिक और संकीर्ण है, ठीक है। आधुनिक समाज में उन्मुक्तता होती है। उस समाज के लोग अन्य समाजों के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते, ठीक है। अब आधुनिक समाज की क्या यहाँ पर खूबी बताइए कि उन्मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी से भी मिलने जुलने में घबराते नहीं है, उन्हें संकोच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास भाषाई बुद्धि होती है, उनके पास साक्षरता होती है, वे एजुकेटेड होते हैं, वे पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं। ना वे उन्नति का मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित रखते हैं। आधुनिक समाज सामरिक दृष्टि से भी बलवान समाज होता है, मतलब विचारों में हम आधुनिकता लाएंगे तो समाज हमारा आगे जरूर बढ़ेगा। जो देश अपनी रक्षा के लिए लड़ने में असमर्थ है उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जो अपने अधिकारों के लिए ही आवाज ना उठा पाए वो फिर आधुनिक कैसे कहला सकता है। आधुनिक समाज के लोग आलसी और निकम्मे कभी नहीं होते हैं। जो आधुनिक सोच के होते हैं, अब यहां पर समाज की हम बात कर रहे हैं, समाज का अंग कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति के अभाव में क्या समाज का निर्माण संभव है? नहीं। अर्थात जो आधुनिक विचार वाले व्यक्ति रहते हैं वो किसी भी तरह से संकुचित नहीं रहते हैं या फिर आलसी और निकम्मे कदापि नहीं होते। आधुनिक समाज का लक्षण यह भी है कि उसकी हर आदमी के पीछे होने वाली आय अधिक होती है, ठीक है। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ
सीखने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करता है, अपने बाहुबलों पर भरोसा करके कुछ कर्म करने की कोशिश करता है। उसके हर आदमी के पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाश की शिकायत प्रायः हर एक को तो रहती है। ठीक, अब देखो उसी से संबंधित है प्रश्न। प्रश्न 1 है, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है, क्या शामिल है? का उन्मुक्तता, मतलब पहला, नोट का, पहला है उन्मुक्तता, दूसरा है सामरिक बल और तीसरा है आलस्य। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या ये तीनों शामिल हैं? उपरोक्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। का, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों, क्या ये सही है? पहले दूसरे तीनों सही है? या फिर खा, पहला और तीसरा सही है, गा है दूसरा और तीसरा सही है, या फिर घा, दूसरा और पहला सही है? बताओ, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है कौन सा? क्या लग रहा है आपको? पहला और दूसरा, क्योंकि आलस्य तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकता, तो यही वाला सही है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। फैक्ट, पहला, का आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है, मतलब आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है। ख, आधुनिक समाज बंद तथा मध्यकालीन समाज मुक्त होता है। ग, आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। घ, आधुनिक समाज उन्मुक्त तथा मध्यकालीन समाज जड़ होता है। गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनना है, गद्यांश के आधार पर। ठीक है, यहां हम अपना माइंड नहीं लगाना है, सोच समझकर माइंड लगाना है। मतलब विकल्प चुनने में आप कुछ भी मत सोचना, बिल्कुल गद्यांश को पढ़कर उसके सार को, उसके जिस्ट को समझना और सही विकल्प आपके सामने आ ही जाएगा। तो गद्यांश के आधार पर हमने पढ़ा था ना कि आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। वो अपने आप को, मतलब किसी भी अच्छी बात को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यही सही है, क्योंकि गद्यांश में यही बताया है। अगला प्रश्न है, शाश्वत मूल्यों में शामिल हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, जो हमेशा रहती हैं, वैल्यूज, उनमें कौन कौन से मूल्य शामिल हैं या क्या शामिल है? का, नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म। खा, नैतिकता, सौंदर्य बोध और आधुनिकता। गा, नैतिकता, अध्यात्म और आधुनिकता। या फिर घा, सौंदर्य बोध, अध्यात्म और आधुनिकता। यहां पर बात की जा रही है शाश्वत मूल्यों की, जो हमेशा रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, जो कभी नष्ट नहीं होते। वे हैं नैतिकता, सौंदर्य बोध और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ठीक है, याद रखना, नैतिकता भी है, मोरालिटी भी है, सौंदर्य बोध भी है, सुनने समझने की सकारात्मक शक्ति, और साथ ही साथ अध्यात्म। ठीक है। अगला है, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? जो विद्वान और चिंतक थे, उन्हें किस बात की चिंता थी? का, भारतीय समाज से आधुनिकता अभी बहुत दूर है। क्या इस बात पर चिंता थी? खा, भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे। क्या इस बात की चिंता थी कि अब भारतीय समाज तो आधुनिकता की ओर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, या वो चाहता ही नहीं है, वो तो अपने आप को इतना दूर रखे जैसे बिल्कुल सब दरवाजे बंद करके बैठ गया हो। ग, भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है जिसमें आधुनिकता अभी नहीं आ सकेगी। क्या ये सोचकर वे चिंतित है? या फिर घा, वैसे तो भारतीय समाज से आधुनिकता दूर है पर उसे लाने के प्रयास अवश्य हो रहे हैं। बताइए, विद्वान और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि भारतीय समाज ने न सिर्फ आधुनिकता दूर है, अर्थात भारतीय समाज से न केवल आधुनिकता बहुत दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। उनको लगता है कि जो है वो ठीक है ना, चल तो रहा है काम,
ठीक है, हो जाएगा। बस यही सोच है कि हम पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा? बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा? अर्थात जो 3 होंगे इन चारों में से वो इस तरह के कथन होंगे जो बंद समाज में शामिल किए जाएंगे, और एक होगा ऐसा जो बंद समाज में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी विशेषताओं में तो का अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना। एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाता? तो अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना, ये तो रखा जाता है। जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित रहना, क्या ये रखा जाता है? ओके, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाता? जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित रहना, धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, या अंधविश्वासी, पिछड़ा और संकीर्ण होना। तो यहां पर बात की जा रही है कि बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाए। तो धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, क्योंकि जो बंद समाज है, जो ना तो कुछ सीखना चाहता है, ना अपने दिमाग को खुला रखना चाहता है, ना अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहता है, उसे लगता है जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो कौन सी विशेषता है जो इसमें शामिल नहीं है? धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, क्योंकि है ही नहीं है। ठीक है, उनकी तो ये विशेषता है ना, अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना, जाति प्रथा और गोत्रवाद से हमेशा पीड़ित रहना, अंधविश्वासी, पिछड़ा और संकीर्ण होना, ये है बंद समाज की विशेषताएं। ये तीनों है बंद समाज की विशेषताएं, और इसमें पूछा है कि किसे नहीं रखा जाएगा, तो ये जो आंसर है यही इसका सही विकल्प है। ठीक है, समझ आया बेटा? चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, जो कि अथवा था, 5 नंबर की ही बात है। गद्यांश नंबर 2, बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय समझते हो? जो विस्मृत ना की जाए, जिसे कभी भुलाया ना जाए। तो बंगाल की शस्य श्यामला धरती, इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य मतलब जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तब की बात की जा रही है कि अविभाजित जो बंगाल था उसके सौंदर्य का वर्णन तो अतुलनीय था। ठीक है, तभी यहां पर लिखा है कि अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दानों की लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे तोड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर बहुत ऊंचे, सुंदर वन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे और बसे हैं। प्राकृतिक छटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। युगों युगों से रचनाकारों को, कवियों को और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। या तो उन लोगों की ओर संकेत किया है लेखक ने, एक उन लोगों की कि यहाँ का दृश्य देखा है, यहाँ पर रहे हैं, तो वही जान सकता है कि बंगाल की भूमि कितनी सुंदर, असीम सौंदर्य है उसमें, जो कि अभी हमने देखा। अब देखो आप,
प्रश्न है, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। क, नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। ख, नदियों, समुद्रों और हीरे पन्ने के दृश्य। ग, चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली। घ, फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, लेखक की दृष्टि में बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? नहीं है पूछा है बेटा, कैसा है पूछा है, मत पढ़ लेना, यहां लिखा है नहीं है। ठीक, लेखक की दृष्टि में बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? क, अविस्मरणीय। ख, मायावी। ग, आकर्षक। घ, असामान्य। तो कैसा नहीं है? असामान्य। ठीक है, तो यहां पर इसलिए ये वाला विकल्प सही होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है? युग्म मीन्स हाँ, मैच द कॉलम टाइप, ऐसा कि कौन सा जोड़ा। का, फसल घनी। क्या फसल घनी होती है? खा, समुद्र तट रेतीले। ग, कंचनजंगा मंद हवा। या फिर घ, चाय बागान सुनहरे। सही है बताना है आपको, कौन सा युग्म सही है? क, फसल घनी। ख, समुद्र तट रेतीले। तो यही है इसका सही जवाब, क्योंकि समुद्र तट होते हैं रेतीले। अगला प्रश्न है, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता को परखिए। परखना मतलब बहुत अच्छे से अवलोकन करना है, सोच समझकर उत्तर चुनना है। कथन है, यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। जो ये धरती है वो युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। कारण, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। अब देखो, क, कथन और कारण दोनों असत्य हैं। ध्यान से देखना। ख, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, सही है। कारण, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, ये भी सही है। ग, कथन सत्य पर कारण असत्य है। या फिर घ, कथन असत्य पर कारण सत्य है। तो इसका सही जवाब है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, क्योंकि यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, और साथ ही साथ यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर भी है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। इस तरह से आपको सोच विचार कर सही जवाब पर सही का निशान लगाना है और कॉपी में लिखना है। और साथ ही साथ जो भी मैं जैसे बताती आती हूं कि खा सही है तो सिर्फ खा लिखकर मत आइएगा, खा के सामने जो भी लिखा होगा उन वाक्य या शब्दों को भी लिखकर आना है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है, मूल विषय। का, बंगाल के जादू को बताना। ख, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तब का सौंदर्य। या फिर ग, बंगाल में बिताए दिनों की याद। या फिर घ, प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, क्योंकि कवि ने बार बार उसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तब धरती कितनी सुंदर थी, कितना मनमोहक वहां का नजारा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। काव्यांश दिए हैं, ठीक है, गद्यांश नहीं, काव्यांश दिए हैं। ठीक है, दो अपठित काव्यांश, क्या दिए हैं? काव्यांश, यहां लिखा है ना, तो काव्यांश दिए गए हैं। अब हमें इनको पढ़कर इनके सही विकल्पों को चुनना है। सबसे पहला काव्यांश है, यह भी आपका 5 नंबर का ही है। चमड़े का रंग मनुष्य
मनुजता को बांटे। चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे, यह है जघन्य अपमान प्रकृति का, मानव का। धरती पर घृणा जिए, मर जाए प्रीति प्यार। धरती पर घृणा जिए, मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं, धर्म दानव का। अब यदि इस तरह से चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे, यह जघन्य अपमान प्रकृति का, मानव का, अर्थात यदि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सब में सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता रखेगा, तो ये प्रकृति, ये धरती, ये सब इसका क्या होगा? मतलब धरती पर घृणा जिए, मर जाए प्रीति प्यार, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, बस जिए जा रहे हैं। तो ये धरती, वो परमात्मा कैसे खुश होगा? उसने कितनी सुंदर कल्पना के साथ मनुष्य की रचना की, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया। और विचार देखिए, यदि इस तरह से मनुष्य जिएगा तो क्या होगा उसका अंजाम? यह धर्म मनुष्य का नहीं, धर्म दानव का। यदि इसी तरह से जीना है, घृणा, नफरत, द्वेष की भावना लेकर, तो यह धर्म मनुष्य का तो है ही नहीं, ये तो दानव। दानव मतलब क्या होता है? राक्षस, ठीक है? तो ये तो दानव का है। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। अब यदि प्रेम ही नहीं है, जो प्रेम का पर्यायवाची जीवन है, जीवन का पर्यायवाची प्रेम है, यदि जीवन में प्रेम नहीं है, आपसी व्यवहार सद्भाव नहीं है, तो वो जीवन ही किस कार्य का। तो यहाँ पर ये दुखी भाव होकर, करुणा रस है इसमें कि करुण रस है। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। यदि प्रेम ही नहीं तो फिर इस मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत है। संपूर्ण जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो तो मृत के समान है, मतलब अस्थिर, मतलब कहें कि वो एक जड़ पदार्थ की भांति है, निर्जीव पदार्थ की भांति है। यदि मनुष्य जो है सब कुछ दिया उसको, बल, बुद्धि, विद्या, शरीर, कद, काठी, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी यदि इस तरह से व्यवहार करता है, तो ये प्रकृति तो मानो शून्य के समान है, जड़ के समान है। क्लियर हुआ? देखो और है, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ। यहाँ है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर। अब यहाँ बात की जा रही है कि कुछ जो देखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं, गोरे मोरे, अपने आप को जो समझते हैं कि भाई मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं तो मान लो कि मैं तो विश्व का सबसे सुंदर हूं, या दुनिया में, प्रकृति में सबसे सुंदर हूं। यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ। यहाँ है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर। दो पंक्तियां मुझे याद आई हैं, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, ये लिखी गई पंक्तियां हैं। गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान। तेरा क्या है वो, तेरा हाँ, ऊपर वाला देख रहा है तेरे काले धंधे, कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम सब उसके बंदे। देश से जो गद्दारी करता, अर्थात आपस में यदि ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, तो आपस में जो गद्दारी करता कहलाता हैवान। और हैवान क्या है? अभी हमने देखा ना, दानव लिखा था यहाँ। तो बिल्कुल ये पंक्तियां जो लिखी थी हमने अपने स्कूल काल में, वो पूरी पूरी इस पंक्तियों से मैच कर रही हैं। ठीक है, तो वो तो हैवान के समान है। गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, ऐसे लिखा था। ठीक है, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान। ऊपर वाला देख रहा है तेरे काले धंधे, कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम सब उसके बंदे। तो हम सबको मिलजुल कर रहना है और प्यार से रहना है। आगे बढ़ते हैं। है गर्व तुम्हें जो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या है, छल है, घमंड है चेहरे का। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। मतलब व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, ऊपरी दिखावे से नहीं। बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में आधी गोराई तो आधी कजलाई है। भाई कुछ लोग काले हैं, कुछ गोरे हैं।
पांव के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। वाओ, धरती को गौर वर्ण कहा है और आकाश को नीला अर्थात सांवला वर्ण किया है, कि सब कुछ एक साथ है, काला गोरा दुबला मोटा ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, तो आधी गोराई तो आधी कजलाई है। पांव के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, तो सिर पर श्याम गगन की छाया छाई है। ठीक है, यदि हम इसको पढ़ें, यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ, यहाँ है गर्व तुम्हें अपनी, मतलब यही बताए कि हमें अपने पर नहीं करना है घमंड। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? क, लिंग भेद जिसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ख, असमानता, ग, रंग भेद, घ, गैर बराबरी। तो यहां पर आपने देखा कि रंग भेद का बहुत स्पष्ट रूप से इस कविता में वर्णन किया है, गोरे काले का। ओके, अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? कब कहा था कवि ने कि जीवन व्यर्थ हो जाएगा? क, प्रेम नहीं होने पर, ख, मनुष्यता से हीन होने पर, ग, सभ्यता के जड़ होने पर, या फिर घ, ज्ञान से विहीन होने पर। बताइए, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब हो जाता है? जब मन में प्रेम ही नहीं है तो वो जीवन तो व्यर्थ है। तो मन में प्रेम की भावना को जागृत रखना है। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? क, सदियों की परंपरा का पालन, ख, बाजार का दबाव और रंग भेद, ग, मिथ्या छल और अभिमान, या फिर घ, सत्य अभिमान और यकीन। तो उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है भाई? यहां पर है मिथ्या छल और अभिमान, झूठ छल कपट और घमंड। ठीक है, कवि कहता है रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, अर्थात भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहा है? का, व्यक्तित्व का आकर्षण, ख, वास्तविक खूबसूरती, ग, व्यक्तिगत आचरण, या फिर घ, आंतरिक गुण और स्वभाव। बिल्कुल सही है, यही जवाब, आंतरिक गुण और स्वभाव ही रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, आंतरिक गुण और स्वभाव। जिस तरह का व्यक्ति का व्यवहार होगा, आचरण होगा, वही सबसे सुंदरता कहलाती है उसकी, ना कि ऊपर का रंग रूप। गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है? क, राधा और कृष्ण का, ख, धरती और आसमान का, ग, नदियों और सागर का, या फिर घ, मनुज और दानव का। तो यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि नीचे गौर वर्ण है वसुधा, ऊपर नील गगन श्याम। ठीक है, अथवा हम चलते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर, 2 दिनों के बाद आज लौटा हूं वापस, अजीब गंध है घर में, अजीब गंध है घर में, किताबों कपड़ों और निर्जन हवा की फेंटी हुई गंध, पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत, और जकड़ा है जग में बासी जल। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान मेरे साथ, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, सहता जल का समस्त कोलाहल, सूख गए हैं नीम के दातून। दातून जानते हो, जब ये ब्रश वगैरह नहीं हुआ करते थे तब नीम की पतली सी लकड़ी को तोड़कर उसको थोड़ा सा कोने पर उसको इस तरह से ठोक कर उसे ब्रश किया जाता था, उसको दातून कहते हैं। तो नीम की इसलिए करते थे ताकि नीम अच्छा है, औषधि युक्त पेड़ है, आपको भी पता है। सूख गए हैं नीम के दातून और पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर, निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर, खोलता हूं खिड़की और चारों ओर से दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लों से सट के, पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाती। मुझसे बाहर मुझसे अनजान जारी है जीवन की यात्रा अनवरत। अनवरत मीन्स लगातार, कभी भी हमें रुकना नहीं है, कभी भी हमें थकना नहीं है, बदल रहा है संसार। मतलब
बदलता रहता है, बदलता रहता है। फिर हम किसी से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि जैसे हम रहे थे वैसा ही तुम्हें रहना होगा, जो हमने सोचा था वही तुम्हें सोचना होगा। भाई समय के साथ साथ परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जब प्रकृति का नियम है तो मनुष्य के विचारों में तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो हम किसी से उम्मीद क्यों लगाकर बैठते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला भी सोचे। अरे भाई, जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं उसी तरह का व्यवहार या रवैया हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए। तो जिस तरह का व्यवहार या रवैया हम दूसरे से करते हैं हमें भी उसी तरह का व्यवहार या रवैया मिलता है बदले में। तो जो दोगे वो मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रश्न है, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? क, बासी खाद्य पदार्थों की, ख, निर्जनता और बंद हवा की, ग, किताबों और धूल की, या घ, अंकुरित चने की। निर्जनता और बंद हवा की। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? का, जीवन के बच जाने का, खा, उर्वरता और नव जीवन का, खा, गा, संभावनाओं के विस्तार का, या फिर गा, फसल बोने का समय हो गया। कविता में तो यही बताया है कि जो पोटली में बंधे चनों के अंकुरित हो रहे हैं वो उर्वरता और नव जीवन का संदेश दे रहे हैं कि हाँ, नया जीवन हमेशा संभव है। ना तो कोई एक साथ इस धरती पर आया है, ना कोई एक साथ इस धरती से चला जाएगा। सबका शनेह शनेह हर समय जीवन आता रहता है, जाता रहता है। कभी वो सुना है ना, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। मतलब कि ये समय परिवर्तनशील है। हमें कभी भी ये भी सुना होगा आपने कि ये दुनिया रंगमंच के समान है, बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभाइए, क्या पता आगे कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए। तो कभी भी किसी के साथ बेरुखी भरा बर्ताव ना करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें। क्या पता कौन से दिन या कौन सा समय वो आ जाए कि उसी के सामने हमें अपना सिर झुकाना पड़ जाए। तो हमें बहुत ही बेहतरीन और प्यार से, बहुत अच्छे से, प्रेम पूर्वक सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है, यह भाव किस पंक्ति में है? का, निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर। खा, अजीब गंध है घर में किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की। गा, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। घा, पूरे घर को जल भरी तसलीसा हिलाती। तो मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री हैं। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहते हैं अंकुर। ठीक है, अंकुर मतलब नए जीवन की ओर, नए जीवन की ओर आशान्वित होना, जिजीविषा का होना। अगला है, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है? का, चित्रात्मक है, खा, विवरणात्मक है, या गा, कथात्मक है, या घा, वर्णात्मक है। तो जो काव्यांश की शैली है वो चित्रात्मक है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अंकुर, घर, हवा, इन सब को बताया, धरती, आकाश को बताया। मतलब इसके जो जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो चित्र अंकित हो जाते हैं, तो चित्रात्मक है। ठीक है। अगला है, कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? का, कवि का घर किसी निर्जन स्थान पर है। खा, कवि के घर में बहुत बेतरतीबी फैली रहती है। गा, कवि की अनुपस्थिति में किसी ने घर की सफाई नहीं की। घा, कवि अपने घर में अकेला है और उसके न होने पर घर निर्जन था। तो कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति थी वो कैसी थी? कवि अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर पूरी तरह से निर्जन था। निर्जन मतलब जहां कोई भी जन ना हो, कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी ना हो। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 से प्रश्न 6वें तक के सभी प्रश्नों में 5-5 उप प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से प्रत्येक से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिए। तीसरा है, वाक्य रचना पर आधारित केवल 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। प्रश्न है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा। ये तो आपने पढ़े हैं।
रचना के आधार पर क्या होगा? मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। क मिश्र वाक्य है क्या ये? ख संयुक्त वाक्य है, ग सरल वाक्य है या घ कठिन वाक्य है? जल्दी बताओ, सबको पता है, जल्दी बताओ। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, तो ये है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें निर्भरता दिखाई जा रही ना बेटा, ठीक है, डिपेंडेंट है ये। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? मतलब 4 में से 3 वाक्य होंगे सरल वाक्य और 1 नहीं होगा, तो वो कौन सा है जो सरल वाक्य नहीं है? क अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी। ख अंतरा विद्यालय न जाने के कारण पर बात कर रही थी। ग अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं। घ अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय न जाने के बारे में नहीं बताया। कौन सा सरल वाक्य नहीं है? अंतरा विद्यालय नहीं गई पर, ये तो संयुक्त वाक्य आ गया, इसलिए ये सरल नहीं है। जब संयुक्त है तो मतलब सरल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे, तो यहां रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद होगा। मतलब जो रेखांकित मीन्स जो अंडरलाइंड है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे, ये रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद क्या है? क संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ख क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ग विशेषण आश्रित उपवाक्य या फिर घ क्रिया आश्रित उपवाक्य। सोचकर समझकर अच्छे से उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना। उत्तर है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। जब बाल गोविंद भगत, ठीक है, बताई गई ना विशेषता। अगला प्रश्न है, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। ये दिया तो फादर कामिल बुल के मानवीय करुणा की दिव्य चमक से, जो कि अभी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, परंतु कथन है भाई, पूछा जा सकता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न तो नहीं है लेकिन कथन है। कथन तो कोई सा भी हो सकता है। का है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। संयुक्त वाक्य देख रहे हैं कौन सा? उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, इसको हमें संयुक्त में बदलना है। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। अगला है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया। लास्ट है घ, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अब बात की जा रही है संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य तो यही है। और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ये सब हैं संयुक्त वाक्य जो कि योजक शब्दों की सहायता से बनते हैं, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। का उसने परिश्रम किया और उसे सफलता भी मिली। अभी हमें क्या देखना है? मिश्र वाक्य, लेकिन इसमें और है, मतलब ये नहीं है। खा परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। ये तो सरल सा लग रहा है। गा है, जिसने भी परिश्रम किया है वह अवश्य सफल होगा। लास्ट है, परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है, तो ये दोनों तो नहीं है। अब इन दोनों में से बताइए मिश्र वाक्य कौन सा होगा? परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये सरल है, तो जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा, यही है मिश्र वाक्य, क्योंकि यही है इंटरडिपेंडेंट। चेक कर लें। चलो अब देखते हैं भाई, सही है, ऑफ कोर्स यही सही जवाब है। जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। क्लियर हुआ बेटा? अगला प्रश्न है, वाच्य आधारित 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। वाच्य परिवर्तन की बात, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, क्या लगा है? द्वारा। द्वारा किस में लगता है? का है कर्तृवाच्य, खा है कर्मवाच्य, गा है भाववाच्य या फिर घा करणवाच्य।
भैया द्वारा आ ही गया है तो ये तो कर्मवाच्य ही होगा। लेकिन एक बार और हम ये देख लें क्या इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं पता है, मैंने बताया था, वीडियो देखा आपने वाच्य परिवर्तन वाला, एक और बार याद दिला देती हूं। जो भी क्रिया है उससे हम प्रश्न पूछेंगे। कौन सा प्रश्न? क्या। यदि हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिला तो है सकर्मक क्रिया, और जहां सकर्मक क्रिया वहां कर्मवाच्य। तो अब यहां पर लिखा गया है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। ठीक है, तो यहां पर यही होगा कर्मवाच्य। सबसे पहली तो पहचान है कि कर्मवाच्य में द्वारा लगता ही लगता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। अभी पूछा था कर्मवाच्य कौन सा है, अब पूछ रहे हैं कर्मवाच्य कौन सा नहीं है। मतलब 4 में से 3 होंगे कर्मवाच्य, 1 नहीं होगा। अब छांटते हैं भाई। का है प्रश्न पूछा गया, खा है सुंदर गीत लिखे हैं, गा फल खाए गए, घा पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत ध्यान से देखो, सभी कर्मवाच्य हैं, एक कर्मवाच्य नहीं है। कुछ आइडिया लगा? तो सही है आपका सुंदर गीत लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे बात की जाती है कि भाई कर्मवाच्य कौन सा नहीं है जहां पर द्वारा नहीं है, तो अब यहां तो आप देखोगे किसी में ही द्वारा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। ठीक, तो पाठ पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? पाठ। खाए गए, क्या खाए गए? फल। प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया। सुंदर गीत लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेंगे कि भाई यही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा। अब ये क्या है? हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, ये तो है भाववाच्य। अब बदलना किसमें हमें? कर्तृवाच्य। तो का है हमारे द्वारा इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, खा है हमसे इतनी तकलीफ कैसे सही जाएगी, गा है हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, या फिर घा हमसे इतनी तकलीफ कैसे नहीं सही जाएगी। कर्तृवाच्य मतलब कैसा वाच्य होता है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, मतलब सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर क्या लग रहा है आपको कि एकदम सरल सा वाक्य है? वही होगा कर्तृवाच्य। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, यही है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ये जो वाच्य दिए हैं इसमें सिर्फ एक ही है जो कर्तृवाच्य है। का है तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, द्वारा है मतलब ये तो कर्मवाच्य है, मतलब ये नहीं है। खा है तुलसीदास से रामचरितमानस रचा गया, से है मतलब ये तो भाववाच्य है, तो ये भी नहीं है। गा है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रची गई, फिर आ गया द्वारा, तो ये भी नहीं है। अब क्या ये भी नहीं है? पढ़ लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, यही है सही कर्तृवाच्य। देख लेते हैं भाई उत्तर। यस, यही है सही जवाब। आगे चलते हैं। राधा अब उठ बैठ सकती है, इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा भाववाच्य। ठीक है, जिसमें भाव प्रधान होता है। का राधा से अब उठा बैठा जाता है। खा है राधा ने अब उठना बैठना सीख लिया है। गा राधा अब से उठ बैठ सकती है, या फिर घ क्या राधा से उठा जा सकता है। तो यहां बात है कि राधा अब उठ बैठ सकती है, भाववाच्य में होगा, तो राधा से अब उठा बैठा जाता है, क्योंकि भाववाच्य में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है 99%। ठीक है, तो याद रखो। अगला प्रश्न है, पद संबंधी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। पद परिचय से आप भली भांति परिचित होंगे। पद परिचय मतलब संपूर्ण व्याकरण जो कि आपने विगत कक्षाओं में पढ़ी है, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, जो भी कुछ पढ़ा है वो सब यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है, तभी जाकर आपको सही उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो कहा है मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है, अकर्मक क्रिया पूछा है। मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है। अब हम क्या करते हैं अकर्मक सकर्मक की पहचान, हम क्रिया से क्या प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक।
मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है। खा, मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही है। गा, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। घा, मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है। अब यहां पर क्रिया देख लीजिए, हर सेंटेंस में क्रिया कहां है? पढ़ती है। प्रश्न हम क्या करते हैं सकर्मक के लिए? सिर्फ और सिर्फ क्या। क्या के अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं किया जाता है। किससे? क्रिया से। तो जब हम क्या प्रश्न करेंगे, उत्तर मिली तो सकर्मक क्रिया, इसका मतलब यह अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है। पढ़ती है क्रिया, प्रश्न पूछे क्या पढ़ती है, उत्तर मिल गया। यार ये तो भाई कहानी पढ़ती है, मतलब ये तो सकर्मक है, इसका मतलब ये गलत हुआ क्योंकि पूछा है अकर्मक क्रिया। दूसरा है मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही है। पढ़ है क्रिया, धातु। ठीक है, आप प्रश्न करें क्या पढ़ रही है, फिर उत्तर मिल गया उपन्यास पढ़ रही है, मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है, मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं है। गा है मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। ठीक है, अब यहां पढ़ती है तो क्या यहां क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? यहां तो प्रश्न क्या करते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां तो आएगा कौन से विद्यालय में, कौन प्रश्न करना नहीं, सिर्फ क्या प्रश्न करना है भाई, इसी पर हमें डाउट लग रहा है। तो घा है मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, मतलब ये गलत है, तो ये यही वाला होगा सही, यही है अकर्मक क्रिया का प्रयोग। यस, वेरी नाइस, वेल डन, कीप इट अप। आगे चलें। यह मेरा पसंदीदा रेस्तोरां है। रेखांकित पद का परिचय देना है अब। ठीक है, मेरा सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, रेस्तरां विशेषण। सर्वनाम निश्चयवाचक, पुल्लिंग एक वचन। गा संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन। घा सर्वनाम अनिश्चय, पुल्लिंग एक वचन। तो संज्ञा तो है नहीं, क्रॉस कर दो। अनिश्चयवाचक तो है नहीं, क्रॉस कर दो। अब बचे हैं विकल्प दो। अब दोनों में से आपको सही चुनना है। सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, रेस्तरां। यह मेरा पसंदीदा, बिल्कुल ये सार्वनामिक विशेषण का ही है, तो हमें लगता है कि पहला ही सही होगा। सोच समझ कर बेटा, यह मेरा तो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, सिर्फ विशेषण है, यही सही जवाब है। सर्वनाम निश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम के भेद होते हैं ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आया है, मेरा है, तो यही सही होगा ना। काहे को कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर? आगे चलें। उफ, क्या सोचा था, क्या हो गया। मैं रेखांकित पद का परिचय होगा। उफ क्या है? का विस्मय आदि बोधक, प्रसन्नता सूचक। प्रसन्नता है क्या? खा विस्मय आदि बोधक, शोक मतलब दुख सूचक। गा विस्मय आदि बोधक, अचरज आश्चर्य वाला सूचक। या फिर घा विस्मय आदि बोधक, घृणा सूचक। अब ये जो निशान है वो विस्मय आदि बोधक तो सब में दिया है, इतने स्मार्ट है वो, ऐसा ही थोड़ी कि आपको एक में दे देते तो आप तो तुरंत वो टिक कर देते। तो विस्मय आदि बोधक तो सब में है। क्या प्रसन्नता की बात है? उफ क्या सोचा था, क्या हो गया? नहीं, ये तो नहीं है। आश्चर्य भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आश्चर्य में उफ आता क्या? घृणा भी नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है ये शोक दुख वाली बात है, तो यही होगा इसका सही जवाब। और एक बात बता दूं कि जब भी आप सही जवाब ढूंढो, सबको देखना, सही के पीछे मत भागना, गलत को भी देखना। जब गलत 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 होते जाएंगे तो जो बचेगा वही सही होगा। अगला प्रश्न है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। मैं रेखांकित पद का परिचय होगा। कोमलता का भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्मकारक। खा विशेषण गुणवाचक, स्त्रीलिंग एक वचन, मन विशेष। गा जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ताकारक। घा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग बहुवचन। तो अब विशेषण ये तो नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, भाववाचक है, तो दो में भाववाचक है। अब आप देखो कि कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, यहां दिया है एक वचन, यहां दिया है बहुवचन, सबको देख लो अच्छे से। यहां कर्मकारक, यहां कर्ताकारक, इन दोनों में से ही सही जवाब है यही, क्योंकि चोट खा जाती है।
तो एक वचन ही तो है भाई इसमें, ठीक है। हर एक पद को ध्यान से देखना, विकल्प को बहुत ध्यानपूर्वक, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय होगा। घर के साथ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, इस तरह से। तो का संबंध बोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। खा समुच्चय बोधक अव्यय घर और बगीचे को जोड़ना। ग क्रिया विशेषण स्थानवाचक होता था की विशेषता, या फिर निपात। निपात क्या होते हैं वो भी सुन लो बेटा। निपात अर्थात ऐसे शब्द जिनको बोलने पर जोर दिया जाए, जैसे तुम्हें ही ये काम करना है, और हाँ आदिति या अंजलि तुम्हें भी करना है, तो भी हो गया, ही हो गया, तक, अब ऐसे। तो यहां पर घर के साथ की बात है तो संबंध बोधक है, घर और बगीचे के बीच दर्शा रहा है संबंध। अगला है रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। अभी आपके सिलेबस में रस नहीं है, इसलिए हम इनको जल्दी से पढ़ते हैं। रस तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पद परिचय में भी इनका परिचय दे सकते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, हस, यस, हास या हस, हास है बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगला है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, रब करे क्या इतना। इन पंक्ति में कौन सा रस है? का वीर रस, खा अद्भुत रस, गा शांत रस, या घा भयानक। तो इसमें है शांत रस। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? ये सब उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि श्रृंगार रस, श्रृंगार मतलब प्रेम, प्रेम में 2 होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो सूख गया रस श्याम गगन का, एक पट विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि ताप से पावस सीकर। क्या ये श्रृंगार रस है? खा है सच मान प्रेम की दुनिया में मौत नहीं विश्राम नहीं, सूरज जो डूबे इधर कभी तो जाकर उधर निकलते थे। अगला है वो स्नेह करेंगे एक दिन सबसे, उनसे जिनसे तुमने सिखाया नफरत करना। घा है और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें ना उसको पाएंगी, फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। श्रृंगार रस का उदाहरण यही है। अगला है रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? का विभाव अनुभाव संचारी भाव, खा विभाव अनुभाव स्थायी भाव, गा अनुभाव स्थायी भाव संचारी भाव, या फिर विभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इनकी आवश्यकता होती है विभाव की, अनुभाव की और संचारी भाव की। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के सही उत्तर के विकल्प चुनिए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की क्या हो जाते थे? गीत शुरू, ठीक है। क्या हो जाते थे बाल गोविंद भगत के? मधुर संगीत का स्वर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां मीन्स सवेरे सवेरे गाए जाने वाला गीत, जो प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं और आराम से लोग उसको सुनकर जागते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी, दिवाली से लेकर होली तक, समझ लीजिए आप, क्योंकि कार्तिक में होती है दिवाली, फागुन में होती है होली। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे मिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब गाने गाने लगते। बाल गोविंद भगत लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा, ठीक है। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। लेखक स्वयं की बात बता रहे हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अर्धरात्रि कह सकते हैं, सुबह का था कि सूर्योदय नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लो ही लग गई थी, जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। फॉग हो रहा है ना जैसे। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं।
उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। जैसे डपली होती है ना, डपली वाली वैसी खंजड़ी भी होती है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है पूछा है बेटा। का आश्विन, खा कार्तिक, गा फागुन और घा माघ। माहू, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। तो इसमें नहीं हुआ है अश्विन का, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है, जाड़े के कारण कांपने लगते थे। दूसरा है, संगीत के आनंद में डूब नहीं पाना। या फिर ग, साहब की प्रसन्नता के लिए गाना। साहब किसको मानते थे? कबीरदास जी को। घा है, गाने की धुन में खुद ही सुध बुध खो बैठना। तो यही है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? का, वह सवेरे ही जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे। ये तो सही है। अगला है खा, गांव के बाहर पोखर के ऊंचे मिंडे पर बैठ कबीर के पद गाते थे। ये भी सही है। गा, बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खंजड़ी पर चल नहीं पाती थी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लास्ट और पढ़ लेते हैं। घा, भगत पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते थे। तो यही है, क्योंकि चाहे सर्दी हो या कुछ हो, वो उनकी उंगलियां तो चलती ही रहती थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली बात कौन सी बात बताई है? मतलब लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? का, वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। खा, वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं। गा, आमतौर पर वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति हैं। या फिर घा, जाड़े के मौसम में वे देर तक सोते हैं। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से कौन सी बात बताई थी? कि वे शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और जब वो बाल गोविंद भगत को देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। अगला है, पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ है। पूरब में लोही लग जाना अर्थात, हाँ चलो देखते हैं ऑप्शन में। का, पूरब में सूरज पूरा निकल गया। खा, पूरब दिशा में चांद खूब चमक रहा है। गा, शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही है। या फिर घा, पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा से है। तो पूरब में लोही निकलने का मतलब जब सूर्य से पहले जो लाली छा जाती है, मतलब लालिमा छा जाती है, उसका वर्णन किया है। अब चलते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हालदार साहब से कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए, उनमें कौन सा सही नहीं है? बहुत धैर्यपूर्वक प्रश्न पढ़िएगा बेटा। हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए, उनमें कौन सा सही नहीं है? जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा है तो वो क्या अनुमान लगा रहे थे? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा अनुमान नहीं, ठीक है, सही नहीं है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। खा, उसे अपने, कैप्टन के बारे में बताना है, उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। गा, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती है। ये तो सही है। घा, उसे लगता है कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं होगा। तो यही सही नहीं है और यही सही है, ठीक है। अगला है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? का, लाल पत्थर। खा, ग्रेनाइट। गा, संगमरमर। संगमरमर किसे कहते हैं? मार्बल को। घा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो संगमरमर से बनी थी। निम्नलिखित पठित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का काव्य है। ओ वाओ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी द्वारा रचित, मतलब संवाद पाठ से लिया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं जो कि चौपाइयां हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा,
मात पितहि उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इस तरह से चौपाइयां पढ़ी जा सकती हैं, अलग अलग रागों में पढ़ी जा सकती है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए वह भारी बोली, तुरत देहू मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सिव दिखा वही मोही, विप्र विचारी बचाहु निर्दोही। यहां मैं बात बताना चाहूंगी बेटा, विप्र लिखते हैं, विचार लिखते हैं, यहां पर व्यवहारिक लिखते हैं, लेकिन अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आप वा शा इस तरह से ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये अवधि भाषा है। भृगुवर परशु दिखा बहु मोही, परशु होता है लेकिन परसु लिखा है, ठीक है। भृगुवर परशु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाहु निर्विद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहनई लखन निवारे। जैसे ही उन्होंने कहा लक्ष्मण ने, अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात है ये, जब श्री राम द्वारा धनुष भंग किया, उसकी टंकार से पृथ्वी मानो डोल गई, हाथी चिंगाड़ने लगे, सब अस्त व्यस्त होने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा, वो मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाए। सब डर गए क्योंकि सब भली भांति परिचित थे परशुराम जी की क्रोध से। श्री राम जी आते हैं, विनम्रता पूर्वक कहते हैं, प्रभु जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है आपका कोई सेवक ही होगा। फिर गुस्सा होते हैं वो परशुराम जी, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि अरि मीन्स दुश्मन, शत्रु, अरि करनी करे करी लड़ाई। अब इतना सब कहते हैं तो लक्ष्मण जी साइड में ही खड़े थे, उनसे रहा नहीं गया और बोले कि का छतु लाभ जून जनु थोड़े, देखा राम नयन के भोरे। आपको इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध क्यों आ रहा है? इसके टूट जाने से किसी की क्या लाभ या हानि हो सकती है? इसी तरह से संवाद चलता रहा, परशुराम जी का क्रोध बढ़ता रहा और लास्ट में लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे तो सारी सभा में अनुचित है ये वाक्य आने लगे। क्या कहा था? भृगुबर परस दिखा वही मोही, विप्र विचार बचाहु निर्दोही। मिले न कभू सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। कहने लगे लगता है आप हम पर इसलिए क्रोध दिखा रहे हैं क्योंकि अब तक आप अपने आप को योद्धा समझते हो ना, अब तक कोई भी आपके समक्ष हम जैसा वीर योद्धा मिला ही नहीं आपको। द्विज देवता घरई के बाड़े, अपने मुंह से स्वयं की प्रशंसा करना उनकी आदत होती है। जो कायर होते हैं, जो वास्तव में वीर होते हैं, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं, ना कि बोलकर। इस तरह के वचन जब उन्होंने कहे लक्ष्मण ने तो सभा में हाय हाय मचने लगी। लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए, तो इसके पीछे क्या कारण है? का परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने? खा परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया। गा परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। घा परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने। जब लक्ष्मण ने व्यंग किया तो परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। क्यों, किस रूप से, कैसे? क्योंकि जो परशुराम जी थे उनके पिताजी थे ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय कैसी गाय होती है? जो सारी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो एक था राजा सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी। वो आया और ऋषि जमदग्नि से कहा कि भाई मुझे गाय दे दो, मतलब भाई नहीं, ये गाय मुझे देना है। तो ऋषि जमदग्नि ने मना किया, तो इससे उसके पुत्रों ने उनका वध कर दिया। परशुराम जी ने समस्त क्षत्रिय जाति को भूमि से मार गिराया। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरह से जब कहते हैं ना कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना समझदारी की बात नहीं है। युद्ध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पर। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्शन दिया? का अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े। खा अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, बिल्कुल बोले नहीं कुछ भी। या फिर गा आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया। या फिर घा विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले। ठीक है,
हाँ, विश्वामित्र से बोले थे कुछ कि अब इस बालक को तुम ही संभालो, लेकिन सबसे पहले जब लक्ष्मण के व्यंग वचन सुने तो अपने परशु को संभालकर आगे बढ़े, ठोकते हुए कि ये बालक, इतना सा बालक, मंदबुद्धि बालक मेरे समक्ष ऊंची आवाज में बात कर रहा है। परशु का भय दिखाते हुए वे आगे बढ़े थे, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी नहीं डरे। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार है कैसा? का आदर सूचक, खा अपमानजनक, गा सम्मानजनक या घा कुटिलता भरा। तो ये है अपमानजनक, अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं, जबकि छोटे हैं वे, ऋषि हैं वो, उनको क्रोध आ रहा था, तो लक्ष्मण को इस तरह से व्यंग वचन नहीं कहने चाहिए थे। अगला प्रश्न है, परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जा रहा है? का उनके क्रोधी स्वभाव के कारण, खा उनके बल और पराक्रम के कारण, गा उनके परशु का नाम था, या फिर घा वे भृगु ऋषि के वंशज थे। यस, तो सही जवाब है वे भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए उनको भृगुवर कहा गया है। अगला है, को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य है का संसार भर से यह बात छिपी है, खा संसार भर में से कौन नहीं जानता, किसको? शिव धनुष को। गा संसार से यह बात लगभग विलुप्त है, मतलब गायब है, या फिर घा संसार में किसे अपनी जान प्रिय नहीं है। तो को नहीं जान विदित संसारा, संसार भर में इसे कौन नहीं जानता? शिव धनुष को। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गोपियां, उद्धव जी और गोपियां वाला, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? का अत्यधिक चतुर और विद्वान के लिए। उन्होंने क्या कहा कि तिनहि ले सौंपो, मतलब जिनके मन चक्री, तो का अस्थिर मन वाले लोगों के लिए योग का संदेश सुनाओ, या फिर गा जिनकी मति फिर गई हो उनके लिए योग का संदेश सुनाओ, या फिर घा संत महात्मा और ज्ञानी मनुष्यों के लिए। तो गोपियों ने कहा कि जिनका मन चक्री के समान घूमता 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 रहता है उनके पास जाओ और योग संदेश सुनाओ, हमारा तो मन स्थिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। का कृष्ण से वियोग, खा कृष्ण की राजनीति, गा उद्धव की बातें, या फिर घा योग का संदेश। तो योग का संदेश ही लगा था उनको कड़वी ककड़ी के समान। यस, बहुत बहुत सही, ध्यान दिया है आपने, सुना है आपने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से आपको सुनना है, समझना है, बुद्धिमत्ता से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, और बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको हर एक विषय के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जा रही हैं, ये आप भी देख सकते हैं कि हर एक विषय के आपको सैंपल पेपर्स प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स, मैग्नेट ब्रेन्स पेपर, सब कुछ है आपके लिए। तो बेहतरीन तरीके से आप देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप सभी के जो भी मित्र हैं, परिचित हैं, उन सबको भी ये सब पता चल सके। ठीक है बेटा, बने रहना है हमारे साथ। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आया है, वो ये कि अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं, ना केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।